बचपन से ही बहन भाई दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ा करते हैं एक ही क्लास में, और दोनों का जीवन एक साथ धीरे धीरे करके आगे बीतने लगता है। दोस्तों, दोनों की एक साथ में ही नौकरी लग जाती है, दोनों के दोनों सरकारी नौकर लग जाते हैं। और अब यहाँ पर बहन की शादी हो जाती है, भाई की भी शादी हो जाती है। फिर भी एक ही शहर में दोनों की पोस्टिंग होती है, तो दोनों एक ही साथ कामकाज किया करते और दोनों मिलकर कुछ पैसा ऐसा इकट्ठा करते हैं कि हम दोनों अपनी नौकरी में से 2-2 हज़ार रुपये बचाकर कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे को हम उस जगह पर खर्च करेंगे जब हम में से कोई पहले मर जाएगा वो मेरे बच्चों को देकर आएगा, या बहन मर जाएगी तो भाई उसके बच्चों को देकर आएगा, भाई मर जाएगा पहले तो बहन उसके बच्चों को देगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो इन पैसों का असली हकदार होगा वही इन पैसों को लेगा। बहन के भी 2 बेटे होते हैं, भाई के भी 2 ही बेटे होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है जब भाई की मौत हो जाती है, तो बहन यहाँ पर दूसरा ही रूप बनाकर आती है और यहाँ आकर उन बेटों से वापस पैसा मांगने लगती है कि तुम्हारे पिता को मैंने कर्ज दिया था, वो कर्ज के पैसे तुम कब लौटा रहे हो। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप लोग अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के भरतपुर की है। यहाँ पर प्रमोद और कविता जो दोनों के दोनों बहन भाई होते हैं, एक साथ में एक ही क्लास में पढ़ा करते और फिर इन दोनों की किस्मत कुछ इस तरह से आगे बदलती है, दोनों की सरकारी नौकरी लग जाती है। एक ही डिपार्टमेंट में एक ही जगह दोनों की पोस्टिंग होती है और दोनों बहन भाई आराम से काम करने लगते हैं। दोनों बहन भाइयों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो बहन है उसको भी 2 लड़के होते हैं और जो भाई है उसको भी 2 लड़के होते हैं। अब यहाँ पर जो पहले से ही ये लोग कुछ पैसा जमा करा रहे थे, 1-1, 2-2 हज़ार करके, ये हर महीने बैंक में पैसा जमा करा दिया करते थे और यहाँ पर इन दोनों का वो जॉइंट अकाउंट होता है। उस पैसे की एक शर्त होती है, अगर बहन पहले गुजर जाती है तो भाई बहन के बच्चों को पैसा देगा, लेकिन उनमें से देखेगा कि असली हकदार कौन सा है, और अगर भाई पहले मर जाता है तो बहन यहाँ पर जो भाई के बच्चे हैं उनको पैसा देगी। इसी तरह से वो शर्त लगती है और धीरे धीरे करके ये रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी सारा पैसा वो इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, इधर जो प्रमोद है उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम विकास और दूसरे का सुरेश होता है। दोनों के दोनों को अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कराता है, लेकिन जब +2 की बात आती है तो यहाँ पर जो सुरेश है वो फेल हो जाता है। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं जाता। जो विकास है वो लगातार आगे पढ़ाई करता रहता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेता है। दोस्तों, उसके बाद जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके घर आता है तो अपने पिता से कहने लगता है कि पापा, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। पापा बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को 10 लाख रुपए दे देते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इधर जो छोटे वाला बेटा होता है सुरेश, वो खेतीबाड़ी किया करता और खेतीबाड़ी से ही उसका गुजारा चल रहा होता। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और यहाँ पर जो पिता है प्रमोद, वो बार बार अपने बड़े बेटे से कहा करते थे कि बेटा, ये तेरा छोटा भाई है, तू कभी भी इससे पीठ मत दिखाना, हमेशा इसका साथ देना। तब तो वो हाँ भर लेता है, लेकिन उसके बाद जब इसकी शादी होती है, इसकी घरवाली आती है, तो शहर में ही एक घर ले लेते हैं। कहते हैं कि ये मेरे मायके वालों ने दिलाया, यानी कि वो औरत कहती है कि मेरे मायके वालों ने ये घर दिलाया है। अब शहर में ही रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जो प्रमोद है उसकी अचानक ही मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद दोनों बेटों को बड़ा सदमा सा लगता है और जो प्रमोद की पत्नी होती है उसका तो रो रो कर बुरा हाल होता है। दोनों बच्चे हालांकि शादीशुदा होते हैं, अपने घर परिवार को संभाल रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे ही 13वीं होती है, यानी कि 12 दिन बीत जाते हैं, 13वीं को इनकी जो भूआ होती है कविता, वो इनके पास आती है। हालांकि जो बतारी करने के लिए तो पहले भी आई थी, लेकिन 13वीं को वो अलग से आती है। और आने के बाद यहाँ पर जो छोटे वाला बेटा है सुरेश, उससे कहती है कि अपने बड़े भाई को बुला लो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बड़े भाई से कहा जाता है कि भूआ आई है और तुम्हें बुला रही है। फिर वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, आप बात कर लो ना।
लेकिन भुआ उससे कहती है कि तुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। तब वो यहाँ पर आ जाता है। फिर गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भुआ है वो हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहने लगती है कि मुझे इस समय में ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि जो प्रमोद है उसने मेरे से 20 लाख रुपए लिए थे और आज मुझे वो 20 लाख रुपए चाहिए। अगर आज नहीं है तो 2 महीने ठहर के दे देना, 4 महीने ठहर के दे देना, लेकिन जिम्मेवारी भी तो कोई लेगा। पहले तो प्रमोद जिम्मेवारी पर था, अब इनमें से दोनों बेटों में से दोनों बेटे जिम्मेवारी लेते हैं या एक बेटा जिम्मेवारी लेता है, उसकी जिम्मेवारी हमें चाहिए। आप लोग यहाँ पर इनसे जिम्मेवारी दिला दीजिए। दोस्तों, जो बड़े वाला बेटा होता है वो कहने लगता है कि भुआ तेरा दिमाग खराब हो गया, आज तक पापा ने हमें कुछ बताया नहीं कि हमने कभी भुआ से पैसे लिए हैं। तो यहाँ पर भुआ कहती है कि बेटा, जब तेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब वो 10 लाख रुपए लेकर आया था और जब तेरी शादी हुई थी तब वो 10 लाख रुपए लेकर आया था। कुल मिलाकर उसने 20 लाख रुपए लिए। अब विकास की समझ में आ जाता है कि वाकई में ही उसने पैसे लिए होंगे, क्योंकि पापा ने ही बिजनेस के लिए मुझे पैसे दिए थे। दोस्तों, विकास अब यहाँ पर कह देता है कि भुआ देखो, जिसने पैसे लिए वो तो यहाँ है ही नहीं और अब मैं इन पैसों को तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं, हमारा तो खुद का काम जैसे तैसे चल रहा है, हम तुम्हें कहाँ से पैसा देंगे। अब यहाँ पर छोटे बेटे की तरफ देखने लगते हैं लोग बाग भी और भुआ भी। छोटा बेटा थोड़ी देर तक तो गर्दन नीचे करके बैठा रहता है और फिर यहाँ पर गर्दन उठाकर सीधा खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि भुआ आप बताइए कितने पैसे मेरे पापा के ऊपर आपका कर्जा है। मैं अपनी जो खेत है उसकी पाई पाई यानी कि कूड़ कूड़ बेचकर मैं आपका हर एक पैसा आप चुका दूंगा, आपकी पाई पाई को चुका दूंगा। आप मेरे को बताइए तो सही। दोस्तों, यहाँ पर भुआ 20 लाख रुपए के लिए कहती है। जो बड़े वाला बेटा होता है विकास, वो कहने लगता है कि भाई देख लेना, मैं अपने हिस्से की ज़मीन उसमें बेचने नहीं दूंगा। तुझे बेचनी है तो तू अपने हिस्से की ज़मीन बेच कर दे देना, लेकिन मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये भुआ झूठ बोल रही है, मैं ये पैसे दूंगा ही नहीं। छोटा भाई कहता है कि भैया तू टेंशन ना कर, बस मैं अपने हिस्से की ज़मीन ही बेचूंगा और उससे ये सारे पैसे दे दूंगा। पर भुआ कभी भी मेरे पापा को बेईमान मत कह देना, कभी ऐसा मत कह देना कि उसके पापा के पास पैसे हैं। थोड़ा सा मुझे मोहलत दे दीजिए और थोड़े समय में ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। दोस्तों, भुआ यहाँ पर छोटे बेटे की बातों को सुनकर भावुक हो जाती है और फिर यहाँ पर खड़ी होकर सभी से माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं लेने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ पर देने के लिए आई हूँ। मेरे भाई में और मेरे बीच में एक डील हुई थी, उस डील के ये पैसे हैं जो उसका ही हिस्सा है और आज ये 29 लाख रुपए हो चुके हैं। पैसों पर इस छोटे भाई का ही पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसने अपने पापा के लिए अपनी ज़मीन तक बेचने के लिए तैयारी कर ली थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा जो बेटा होता है, उसकी पत्नी होती है, वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अरे पापा का पैसा है तो मेरा भी हिस्सा होगा। तो यहाँ पर लोग बाग उसे कहते हैं, जब पापा का देनदारी का नंबर आया था तब तो तेरा हिस्सा नहीं था, तब तो तूने एक बार में ही कह दिया था कि मेरे हिस्से की एक कूड़ ज़मीन मत बेच देना, और अब लेने का नंबर आया है तो तू पापा का बेटा हो गया। अरे तेरे जैसे बेटे को तो डूब कर मर जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर लोग बाग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और छोटे बेटे को वो सारा का सारा पैसा दे दिया जाता है। छोटा बेटा अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगता है, उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। जो बिजनेस है वो छोटे वाले बेटे का अब ज़्यादा बेहतर चलने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमारे पिता के ऊपर कोई कर्ज है तो उसकी जिम्मेवारी उन बेटों की है जो उसके बेटे हैं, यानी कि हम लोगों की ही जिम्मेवारी है। और अगर हमारे पिता को कोई इस तरह से कहे कि तुम्हारे पिता के ऊपर मेरा कर्जा है, उसे मेरे पैसे देने थे, तो हमें शर्म से डूब जाना चाहिए, हमें उसके पैसे जरूर देने चाहिए। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।